उत्तराखंड विधानसभा में 14 फरवरी को चुनाव होना है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। इस बीच असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा भी उत्तराखंड में भाजपा के लिए प्रचार करने पहुंचे, लेकिन कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी पर उन्होंने ऐसा हमला बोला कि पूरी गांधी वाड्रा पार्टी तिलमिला उठी। विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी के लिए प्रचार करने पहुंचे हिमंता ने राहुल गांधी और कांग्रेस द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगने पर उनकी धुलाई कर दी। हिमंता ने कहा कि राहुल गांधी की मेंटेलिटी देखिए, देश के गौरव जनरल बिपिन रावत के नेतृत्व में सेना ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक किया। इस पर राहुल गांधी ने सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ मांगा था। क्या हमने कभी उनसे सबूत मांगा कि आप राजीव गांधी के बेटे हैं या नहीं? क्या हमने कभी आपसे इसका सबूत मांगा? उन्होंने कहा कि अगर हमारे सैनिकों ने कहा है कि उन्होंने स्ट्राइक कर आतंकियों को नेस्तनाबूद किया है, तो आपको उनसे सबूत मांगने का अधिकार किसने दिया? हमारे देश की आर्मी ने अगर कहा है कि उसने पाकिस्तान में बम फोड़ा है तो फोड़ा है, इस पर आप उनसे सबूत मांगेंगे? सीएम हेमंता ने सवाल किया कि क्या आपको आर्मी में नौकरी करने वाले उत्तराखंड के बेटे पर विश्वास नहीं है? क्या आपको बिपिन रावत पर विश्वास नहीं है? आपको क्यों प्रूफ चाहिए? उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि सैनिकों का अपमान करना बंद करो, देश सबसे ऊपर होता है, देश के लिए लोग जीते हैं और मरते हैं। भाजपा उम्मीदवार के लिए उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले की किच्छा विधानसभा पहुंचे असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि ध्रुवीकरण की राजनीति में कांग्रेस आ गई है। कभी कभी मुझे लगता है कि जिन्ना की आत्मा कांग्रेस में प्रवेश कर गई है। वे कहते हैं कि मदरसे खोलना सही है, मुस्लिम विश्वविद्यालय खोलना सही है। वे यह भी कहते हैं कि हिजाब पहनना सही है। भारत एक राष्ट्र नहीं है बल्कि राज्यों का संघ है। क्या यह सब सही है? कांग्रेस पर हमलावर होते हुए हिमंता बोले, कांग्रेस की ध्रुवीकरण की राजनीति खत्म होना ही सही है। मुझे लगता है कि 5 राज्यों में चुनाव के बाद यह काफी हद तक खत्म हो जाएगा। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि शिक्षा संस्थानों में हमारे बच्चे गणित साइंस पढ़ने जाते हैं। हिजाब मुद्दा ही नहीं है, यह मुद्दा कांग्रेस ने बनाया है। उन्होंने कहा कि एक शिक्षक को कैसे पता चलेगा कि कोई छात्र समझ रहा है या नहीं अगर उन्होंने हिजाब पहन रखा है। मुस्लिम समुदाय को शिक्षा की जरूरत है, हिजाब की नहीं। असम के सीएम ने कहा कि मैं 2 इस्लाम मानता हूँ, एक धार्मिक इस्लाम और दूसरा राजनीतिक इस्लाम। धार्मिक इस्लाम कुरान के हिसाब से चलता है, जहाँ ज्ञान ही सबसे बड़ा मुद्दा होता है, लेकिन राजनीतिक इस्लाम कांग्रेस प्रेरित है। ब्यूरो न्यूज़ ऑफ इंडिया। ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के बीच तकरार काफी तेज हो गई है। हालात ये हो गए कि अभिषेक और ममता के समर्थक आपस में सरेआम भिड़ने लगे हैं। टीएमसी में सत्ता का संघर्ष चरम पर जा पहुंचा है। अभिषेक बनर्जी की महत्वाकांक्षाओं को प्रशांत किशोर अपनी तरफ से हवा दे रहे हैं। टीएमसी ने 2021 में 1 मैन 1 पोस्ट की नीति अपनाई थी, जिसके तहत सरकार और पार्टी संगठन में एक व्यक्ति को एक पद देने की बात की गई थी। अभिषेक बनर्जी के समर्थकों ने इसके लिए सोशल मीडिया अभियान शुरू कर दिया। इन सबके बीच में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की कंपनी का नाम भी सामने आ रहा है। जून 2021 से ही अभिषेक बनर्जी इस नीति के लिए बोलते रहे हैं। ऐसे में लोगों का मानना है कि उन्होंने अपनी बुआ के खिलाफ बगावत कर दी है। उन्हें टीएमसी का नेशनल जनरल सेक्रेटरी का पद दिया गया था। उन्होंने पार्टी के यूथ विंग के अध्यक्ष पद से ये कहते हुए इस्तीफा दे दिया था कि इसके लिए किसी और युवा की जरूरत है। नवंबर 2021 में ममता बनर्जी ने 6 विधायकों को कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए नॉमिनेट किया। तभी इस नीति में ढिलाई बरती गई थी। इनमें से 4 पिछले बोर्ड के भी सदस्य थे। इसमें कोलकाता के मेयर रहे फिरहाद हकीम, जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सबसे करीबी नेताओं में से एक थे। जीत के बाद उन्हें फिर से कोलकाता का मेयर बनाया गया, जबकि वो राज्य सरकार में मंत्री पहले से ही थे। 4 बड़ी नगर पालिकाओं में चुनाव के मद्देनजर ममता बनर्जी की बैठक में उनके भतीजे अभिषेक भी मौजूद थे। फिरहाद हकीम का कहना है कि 1 मैन 1 पोस्ट वाली नीति पार्टी की नहीं है और इसे बढ़ावा नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के आधार पर कंफ्यूजन पैदा किया जा रहा है, जो अपराध है। उन्होंने कहा कि जब ये नीति अपनाई गई थी तभी स्पष्ट कर दिया गया था कि पार्टी के अध्यक्ष जब चाहे इसे बदल सकती हैं। उन्होंने कहा कि वो नई बैठक बुलाकर नई नीति बनाएंगे। अभिषेक बनर्जी के कजन्स आकाश बनर्जी, अग्निशा बनर्जी और अदिति गायन सहित टीएमसी यूथ विंग के कई नेताओं ने इससे जुड़े पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर किए थे। वीडियो में ममता बनर्जी को जून 2021 में इस नीति का ऐलान करते हुए दिखाया जा रहा है। नेताओं का कहना है कि ममता बनर्जी का निर्णय अंतिम होगा, जबकि कुछ का कहना है कि उन्हें बिना बताए प्रशांत किशोर की कंपनी ने ऐसा किया। गोवा सहित अन्य राज्यों में प्रशांत किशोर ही टीएमसी की रणनीति तैयार कर रहे हैं। आईपैक का कहना है कि वो टीएमसी नेताओं के सोशल मीडिया पोस्ट को हैंडल नहीं करता है। कंपनी ने ऐसे दावों को झूठा और अफवाह बताते हुए कहा कि तृणमूल कांग्रेस के डिजिटल प्रॉपर्टीज का प्रबंधन वो नहीं करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।
ममता बनर्जी दोहरे संकट में फंस गई हैं। एक तरफ अभिषेक बनर्जी ने बागी रवैया अपनाकर ममता बनर्जी को घेर लिया, तो दूसरी तरफ राज्यपाल ने बड़ा और कड़ा कदम उठाते हुए ममता बनर्जी को जता दिया कि असली बॉस वे ही हैं और वे उन्हें नजरअंदाज करना ममता को भारी पड़ सकता है। राज्यपाल के इस कदम का बीजेपी ने अपना पूरा समर्थन देने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद बंगाल का सियासी पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा है। जगदीप धनखड़ 12 फरवरी से राज्य विधानसभा को स्थगित कर दिया। इसका सीधा मतलब है कि राज्य सरकार को अब अगले सत्र की शुरुआत के लिए राज्यपाल से अनुमति लेनी होगी और इसकी शुरुआत उनके भाषण से ही होगी। राज्यपाल धनखड़ ने कहा कि उन्होंने भारतीय संविधान के तहत 12 फरवरी 2022 से राज्य विधानसभा सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया है। अपने आदेश में राज्यपाल ने कहा कि संविधान के तहत मुझे मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं पश्चिम बंगाल राज्य का राज्यपाल जगदीप धनखड़ 12 फरवरी 2022 से पश्चिम बंगाल विधानसभा का सत्रवासन करता हूं। राज्य विधानसभा सत्र संसद या अन्य विधानसभा के सत्र को भंग किए बिना अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। बजट सत्र से पहले ही सत्र स्थगित हो जाना एक अभूतपूर्व घटना है। सत्र को फरवरी के अंत या मार्च की शुरुआत में शुरू होने की संभावना है। इस बात की पूरी उम्मीद थी कि टीएमसी आगामी सत्र के दौरान राज्यपाल धनखड़ के खिलाफ प्रस्ताव ला सकती है। राज्य सरकार ने अपने कामकाज में राज्यपाल की ओर से रोजाना बेवजह का हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया है। संवैधानिक विशेषज्ञों का कहना है कि हाल के इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि किसी राज्यपाल ने विधानसभा के अध्यक्ष या राज्य के मुख्यमंत्री की सहमति के बिना विधानसभा के सत्र का सत्रावासन किया हो। टीएमसी के राज्यसभा सांसद सुवेंदु शेखर राय ने राज्यसभा में नियम 170 के तहत एक प्रस्ताव पेश किया था, जिसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जगदीप धनखड़ को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल पद से हटाने का आग्रह किया गया है। तृणमूल कांग्रेस सांसद ने कहा कि यह एक अभूतपूर्व कदम है। राज्यपाल ने अपने संवैधानिक कर्तव्यों को खत्म कर दिया है, क्योंकि राज्य विधानसभा के 2 सत्रों के बीच 6 महीने का अंतर होना चाहिए। सुखेंदु ने कहा कि देश के किसी भी राज्यपाल ने ऐसा पहले कभी नहीं किया है। पहले वे कई विधेयकों पर अपनी सहमति नहीं दे रहे थे और अब उन्होंने विधानसभा का सत्रावासन कर दिया है। यह पूरी तरह से अन्यायपूर्ण है। इसके खिलाफ राज्य सरकार को कोर्ट का रुख करना चाहिए। राज्यपाल ने यह भी आरोप लगाया था कि मुख्य सचिव और डीजीपी सहित नौकरशाही कई बार याद दिलाने के बावजूद खुद को उनके समक्ष पेश करने में विफल रही है। हाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्यपाल पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें ट्विटर पर ब्लॉक कर दिया था। राज्यपाल लगातार ममता सरकार पर बिगड़ती कानून व्यवस्था समेत और असंवैधानिक काम करने का आरोप लगाते रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। सबसे पहले प्रियंका मौर्य गईं, फिर वंदना शर्मा ने पार्टी छोड़ी और अब पल्लवी सिंह ने भी पार्टी छोड़ने की घोषणा कर दी। ये हाल उस पार्टी का है जो लड़की हूं लड़ सकती हूं का दम भरती थी, लेकिन यूपी विधानसभा चुनाव का पहला चरण पूरा होते होते 3 महिला नेताओं ने गांधी वाड्रा की कांग्रेस पार्टी ही छोड़ दी और अब प्रियंका गांधी पर धोखा देने के आरोप भी मढ़ दिए। उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक लग रहे इन झटकों से कांग्रेस की हालत पतली है। पल्लवी सिंह कांग्रेस की लड़की हूं लड़ सकती हूं की पोस्टर गर्ल थी, जो अब बीजेपी में शामिल हो गई हैं। पल्लवी सिंह ने शनिवार को बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और ज्वाइनिंग कमेटी के चेयरमैन लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने पल्लवी सिंह को बीजेपी की सदस्यता दिलवाई। पल्लवी सिंह कांग्रेस की तीसरी पोस्टर गर्ल हैं जो बीजेपी में शामिल हुई हैं। इससे पहले प्रियंका मौर्य और वंदना सिंह भी बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। दोनों ने प्रियंका गांधी पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि लड़की हूं लड़ सकती हूं पर टिकट नहीं पा सकी। वहीं डॉक्टर प्रियंका मौर्य ने तो प्रियंका गांधी के सचिव संदीप सिंह पर टिकट के लिए घूस मांगने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस में धांधली हो रही है, मैं ओबीसी थी और प्रियंका गांधी के सचिव संदीप सिंह को घूस नहीं दे सकी, इसलिए मुझे टिकट नहीं मिला। वहीं प्रियंका मौर्य ने कांग्रेस पर जातिवाद के भी गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस में जातिवाद के कारण विधायक नरेश सैनी को पार्टी छोड़नी पड़ी। प्रियंका ने कांग्रेस पार्टी में धांधली चलने पर आरोप लगाते हुए कहा कि इसके खिलाफ किसी की भी बोलने की हिम्मत नहीं है। वहीं वंदना सिंह ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा था कि पार्टी में पुराने कार्यकर्ताओं की बजाय नए चेहरों को तरजीह दी जा रही है। प्रियंका गांधी पार्टी कार्यकर्ताओं को मिलने का समय तक नहीं देती हैं। कुछ ऐसी ही अनदेखी का आरोप पल्लवी ने भी लगाया है। कांग्रेस की फ्रंट लाइन पर नजर आने वाली प्रियंका गांधी की तस्वीर भी उन्नत विधान के कवर पेज से अब गायब है। सबसे पहले शक्ति विधान के कवर पेज पर अकेले उनका चेहरा दिखा, फिर भर्ती विधान भी आया। कांग्रेस नेता खुलकर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कुछ आंतरिक कारणों से भर्ती विधान के कवर पेज पर राहुल गांधी नजर आ रहे हैं
और अब उन्नत विधान के कवर पेज पर भी प्रियंका पूरी तरह से गायब हो गई हैं। इसके कवर पेज पर सिर्फ राहुल और सोनिया गांधी की ही फोटो लगाई गई है। अब बैनर और घोषणा पत्र से खिसकती प्रियंका की तस्वीर के मायने भी तलाशे जा रहे हैं। ब्यूरो न्यूज़ ऑफ इंडिया। पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी के खिलाफ जमकर बयानबाजी करने वाले ओम प्रकाश राजभर को बीजेपी सबक सिखाने के मूड में है। इसीलिए बीजेपी ने ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ अपने तुरुप का पत्ता फेंक दिया है। राजभर कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य की तरह सीट छोड़कर भाग न जाएं, इसलिए बीजेपी ने अंत तक इंतजार किया और अब जाकर उसने जहूराबाद सीट से अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ बीजेपी ने कालीचरण राजभर को अपना उम्मीदवार बनाया है। राजभर के बेटे पर पहले ही चुनावी हार का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन कालीचरण राजभर के मैदान में उतरते ही ओम प्रकाश राजभर भी बुरी तरह से घिर गए हैं। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपने 9 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। इस लिस्ट में मुबारकपुर से अरविंद जायसवाल को पार्टी ने टिकट दिया है। वहीं मोहम्मदाबाद गोहना सीट से पूनम सरोज को उम्मीदवार बनाया गया है। मऊ से अशोक सिंह बीजेपी के टिकट पर ताल ठोकेंगे। वहीं मछली शहर सीट से मिहिलाल गौतम को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। मुगलसराय सीट से रमेश जायसवाल को पार्टी ने टिकट दिया है। वहीं चकिया से कैलाश खरवार को मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा घोरावल से अनिल मौर्य पार्टी के टिकट पर ताल ठोक रहे हैं, जबकि ओबरा से संजीव गोंड को पार्टी ने मौका दिया है। कालीचरण राजभर पूर्व विधायक रह चुके हैं। कालीचरण जहूराबाद से बीएसपी के टिकट पर 2 बार चुनाव जीत चुके हैं। दिसंबर के महीने में कालीचरण राजभर ने बीजेपी की सदस्यता ले ली थी। हालांकि इससे पहले वो सपा में भी कुछ महीने का वक्त बिता चुके हैं। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के सपा से गठबंधन होने के बाद से ही वो भाजपा में अपने लिए जमीन की तलाश कर रहे थे। अब ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ चुनावी मैदान में उन्हें बीजेपी ने उतारकर निराश नहीं किया है। 2 बार लगातार विधायकी का चुनाव जीतने के बाद वो 2012 और 2017 का चुनाव नहीं जीत सके थे। 2017 में ओपी राजभर ने ही उन्हें शिकस्त दी थी। ब्यूरो न्यूज़ ऑफ इंडिया। स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। एक तरफ जहां उन पर हार का घनघोर खतरा मंडरा रहा है, वहीं दूसरी तरफ उनके पाले के सभी नेताओं का या तो टिकट कट रहा है या वे खुद ही समाजवादी पार्टी छोड़ रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ ही समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले अमर सिंह चौधरी का टिकट कट गया है। समाजवादी पार्टी ने अमर सिंह को पहले बांसी विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया था, लेकिन पार्टी नेताओं के विरोध और समीकरणों के चलते सपा ने प्रत्याशी बदल दिया और अमर सिंह से पार्टी सिंबल छीन लिया। पिछली बार सोहरतगढ़ सीट से अपना दल एस से विधायकी जीतने वाले अमर सिंह चौधरी स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ ही सपा में आए थे, लेकिन ज्यादा दिन ठहर नहीं पाए। अब ना घर के रहे ना घाट के वाली स्थिति में पहुंचने के बाद अमर सिंह ने आजाद समाज पार्टी में शामिल होकर नामांकन भी दाखिल कर दिया है। दरअसल सोहरतगढ़ सीट गठबंधन में शामिल ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा के खाते में जाने के बाद सपा ने दल बदल कर आए अमर सिंह को बांसी से टिकट दिया था। हालांकि बाद में उसे भी होल्ड कर दिया, लेकिन आखिर में पार्टी के अंदर मचे विरोध की वजह से उनका टिकट काट दिया गया। फिर अमर सिंह चौधरी ने प्रस्तावक के जरिए सोहरतगढ़ सीट से निर्दल पर्चा भरा और बाद में उन्होंने चंद्रशेखर की पार्टी आजाद समाज पार्टी से फिर नामांकन दाखिल किया। अमर सिंह चौधरी साल 2012 में सबसे पहले राजबब्बर के जनमोर्चा से जुड़े थे। इसके बाद वह बसपा चले गए और सोहरतगढ़ विधानसभा के प्रभारी बन गए, लेकिन पद से हटाए जाने के बाद उन्होंने 2016 में भाजपा ज्वाइन कर ली थी। कुछ ही दिनों में भाजपा से अलग होकर वह अपना दल में चले गए और सोहरतगढ़ सीट से भाजपा से गठबंधन होने पर अपना दल के 2017 में उम्मीदवार बने। किस्मत ने साथ दिया, वह विधायक चुन लिए गए। विधायक चुने जाने के बाद वह भाजपा से गठबंधन में खुद को असहज महसूस करने लगे। उन्होंने सत्ता में रहने के साथ ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। चुनाव से ठीक पहले वह सपा में शामिल हो गए थे। माना जा रहा था कि सोहरतगढ़ सीट से सपा उन्हें उम्मीदवार बनाएगी, लेकिन 8 जनवरी को जारी सूची में उन्हें बांसी विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया गया। बताया जा रहा है कि अमर सिंह बांसी से भी चुनाव लड़ने को तैयार थे, लेकिन सपा ने दूसरे ही दिन टिकट को होल्ड कर दिया। इसके बाद अमर सिंह का टिकट काटकर बांसी से मोनू दुबे को उतार दिया गया। सपा से मामला खत्म होने के बाद उन्होंने शुक्रवार को अंतिम क्षणों में आजाद समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर उसके सिंबल पर चुनाव लड़ने के लिए पर्चा दाखिल कर दिया। उधर देवरिया के रुद्रपुर में निर्दल नामांकन करने पहुंचे प्रदीप यादव भी सपा का टिकट कटने से फपक कर रो पड़े और बोले कि इस तरह पार्टी ने पिछली बार भी उनका टिकट काट दिया था। ब्यूरो न्यूज़ ऑफ इंडिया।